हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इस सीरीज़ में ये फिफ्थ वीडियो है और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो टॉपिक है ये ओजोन परत क्षरण है। इसके पहले ओजोन परत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये पॉइंट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो उसे मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है और ये मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा बना होता है और उसको आने से रोकता है। ओजोन द्वारा जो अल्ट्रावायलेट का अवशोषण करके पृथ्वी सुरक्षित बनाता है ये ओजोन लेयर। इसका ये इम्पॉर्टेंस है। और तापमंडल मतलब कि इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है में ओजोन जो है वो 90% है, जबकि जो क्षोभ मंडल है जो मतलब कि वायुमंडल का सबसे पृथ्वी के पास जो लेयर वाला लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसमें ओजोन लेयर जो है वो ओनली 10% है। तो अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें टोटल 5 मुख्यतः 5 लेयर्स में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल। और फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, और फिर है मेसोस्फियर मतलब मध्य मंडल, और फिर एक्सोस्फियर है मतलब बहिर्मंडल। यहाँ बीच में एक होता है थर्मोस्फेयर, उसको वो वहाँ पे ये मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर होता है, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। फिर देखिए सम मंडल मतलब होमोस्फेयर, इसके अंतर्गत 3 परतें हैं जैसे क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और संताप मंडल। इसे सम मंडल कहा जाता है, जबकि आयन मंडल इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद आयन मंडल पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट, तो समताप मंडल में ओजोन परत को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई जो है वो मौसम के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोटाई बसंत ऋतु में होती है और सबसे पतली जो है वो वर्षा ऋतु में होती है। और CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो संताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है और यह प्रशीतक के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वातानुकूलित यंत्र के लिए से प्रदूषित होता है। मतलब ये एक्चुअली ये पेयर इसलिए बना है कि क्या रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस क्या करता है। ये वातानुकूलित यंत्र जो है AC है, AC से CFC गैस रिलीज होता है और थर्मल पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जलमग्न धान के खेतों से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और फिर ये ईंट भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव होता है, मतलब वो गैस वायुमंडल में फैलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत क्षरण हेतु गैस जो है वो CFC है, हेलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोन है, हेलोन 1211 है एंड 1301 एंड ट्राई क्लोरो एथिलीन है। सर ट्रोपोस्फियर जो है वो क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जिसे जलवाष्प CO2, CH4 मतलब कि मीथेन, O3 मतलब ओजोन, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल CFC से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होती है। फ्रिज में प्रशीतक के रूप में
भरी जाने वाली गैस जो होती है वो मैक्रोन होती है। मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर में गैस जो भरी होती है उसे मैक्रोन कहा जाता है और मैफ्रॉन कहा जाता है। फिर अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हैलोन्स अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया गया है। वो GW केंट मूर के द्वारा किए गए, टोरंटो विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हैं। फिर ये वियना संधि जो है 1985 में हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो देखिए यहाँ पे पहले वियना संधि हुई उसके 1987 में और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। ये वियना संधि 1985 में और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोनों ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों की कमी से संबंधित है। ये ऐसा मतलब रूल रेगुलेशन इसमें उससे संबंधित है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये एक्चुअली मैंने 2023 में ये बनाया था नोट्स, तो उसमें थीम जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग उसकी यही थी, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन अवक्षय पदार्थों को रोकना, फेजिंग आउट मुद्दा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। जो अल्ट्रावायलेट ए जो है अल्ट्रावायलेट बी त्वचा पर कार्बन पदार्थ जो है कार्बन प्रभाव हानिकारक प्रभाव देता है, उसमें त्वचा कैंसर से संबंधित समस्याएं होने की ये दिक्कत होता है। जबकि जो अल्ट्रावायलेट सी है वो अत्यंत घातक होता है जो पृथ्वी सतह पर नहीं पहुंच पाती है। सॉरी गाइस। ये नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया और ब्रिटिश टीम ने 1985 में टोटल ओजोन्स मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इसे लगाया। एंड नेक्स्ट दिस इज नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली, सो आई थिंक मुझे इसे कवर कर देना चाहिए इस वीडियो में ही, क्योंकि इस तरह से ये सिर्फ 8 मिनट का वीडियो बनेगा, ऐसे और भी बन जाएगा तो ये एक तरह से एक टॉपिक और कवर हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो है वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीव। सो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में हमेशा वर्षा होती है, मतलब वर्ष भर नहीं कह सकते हैं, तभी उसमें ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है वहाँ पे सदाबहार वनों का होना निश्चित है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल। तो इसकी विशेषताएं क्या है, ये ऊंचे ऊंचे घनों वृक्षों के बड़े बड़े वितान होते हैं, काफ़ी मतलब ऊंचे घने काफ़ी घने वन होते हैं ये, और बहुजातियों का सह अस्तित्व भी होता है। अधिपादप असंख्य किस्में होती हैं। विश्व की 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में ही पाई जाती है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो पौधों का जैविक पदार्थ मतलब बायोमास अधिकतम होता है तो वो यही है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में मिला के। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे वर्षा 10 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि व्यावसायिक वृक्ष प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। सर्वाधिक सागौन
जो है वो 29.54% जो है वो मध्य प्रदेश में पाया गया है। फिर ये जो है कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वेस्ट बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा का चुराव द्वीप जो है वो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है। भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 0.15% है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव जो है वो सबसे पहले तो सुंदरवन डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल है वो हो गया। फिर सेकंड जो है गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश में है। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो सर्वाधिक एशिया में है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। फिर रेड सैंडर्स लाल चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम इसका है टेरोकार्पस सेंटलिनस और यह वृक्ष जो है वो आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वतों में मुख्यतः पाए जाते हैं। रेड सैंडर्स मतलब लाल चंदन। फिर दक्षिण पश्चिमी घाट जो है वो मुख्यतः आर्द्र वनों से है। फिर तराई द्वार जो है वो चौड़ी पत्ती वाले वनों से आच्छादित है। फिर कच्छ का रण जो है वो घास के प्रदेश हैं ज़्यादातर। फिर पूर्वी दक्कन पठार जो है वो शुष्क सदाबहार वन मुख्यतः पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय जो है वो साइलेंट वैली में है। फिर शंकु वृक्ष वन जो क्षेत्र है वो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति जो है सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है और पतझड़ वन जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। भीतरकनिका जो मैंग्रोव वन वो क्षेत्र है वो ओडिशा में ब्राह्मणी फिर वैतरणी महानदी डेल्टा क्षेत्रों में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और 2002 में रामसर स्थल में इसे शामिल किया गया। फिर टेक्टस वृक्ष जो है वो हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। टेक्टस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है और इससे टैक्सॉल का नामक एक औषधि होती है उसे प्राप्त किया जाता है जो पार्किंसन रोग में उसको क्योरेबल बनाता है, मतलब उसकी दवाई में यूज़ होता है पार्किंसन में टैक्सॉल। फिर एल्यूमिनियम को इसकी पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु का कहा जाता है। और जीवित जड़ पुल जो है स्थानीय लोगों और जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करना मेघालय में ये किया जाता है। जीवित जड़ पुल होते हैं वहाँ पे, मतलब वो लोग बड़ी बड़ी पत्तियों मतलब कि बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे मिला के वैसे बनाते हैं जिसमें ज़्यादातर वो काफ़ी बड़े बड़ी शाखाएं होती हैं उन वृक्षों की, काफ़ी पुराने जीवित जड़ पुल भी हैं। फिर नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है बल्कि यह निर्वनीकरण का कारण है और निर्वनीकरण का प्रभाव जो है वो मृदा अपरदन, जैव विविधता में हानि एक्सेट्रा है। फिर वालपराई नगर जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का प्रमुख नगर है वालपराई नगर। फिर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रफल 33% होना चाहिए, 1/3। फिर राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग वनों के प्रकार जो हैं वो कुल 4 हैं। पहला संरक्षित वन, फिर राष्ट्रीय वन, फिर ग्राम वन, फिर वृक्ष भूमि। फिर नोट है कि राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है इसमें। फिर इंडियन जो ये रिपोर्ट आती है ISFR वो है
2021 के अनुसार भारत की कुल तो 21.71% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, वनावरण है, जबकि वृक्षावरण जो 2.91 पर है, और वनावरण प्लस वृक्षावरण जो है वो टोटल मिला के 24.62% है। फिर उसी के अनुसार देखिए सबसे ज़्यादा 2021 के अनुसार है जो है वनों का प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में जो है वो सबसे पहले मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर नागालैंड, मतलब दक्षिण पूर्वी के प्रदेश इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर वनों में सर्वाधिक जो है किलोमीटर स्क्वायर में वनावरण है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। फिर नेक्स्ट, फिर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मतलब कौन से राज्य हैं सबसे ज़्यादा जो इसमें वृद्धि हुई है, तो सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, फिर ओडिशा है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है और वन क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, और हरियाणा में भारत का सबसे कम वना क्षेत्र प्रदेश है। फिर ISFR 2021 के अनुसार 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरी का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, मतलब 17 राज्यों और 17 राज्यों में। फिर ISFR 2021 के अनुसार जो है सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, और फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश है। फिर ISFR 2021 के अनुसार यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 17,384 के स्क्वायर किलोमीटर है, जो यूपी में कुल मतलब उसके कुल क्षेत्र की मतलब 7.22% है। फिर घड़ियाल जो है गैवियलिस जो है मगरमच्छ की कुल एक प्रजाति है, तो जो कि गंगा और सहायक नदी में पाए जाते हैं। ये जो है भूटान, भारत, नेपाल में मुख्यतः पाई जाती है। फिर ये देखिए पगमार्क तकनीकी क्या होती है, इससे विभिन्न वन्य जीवों व जंतुओं की जनसंख्या के आकलन में इसका किया जाता है पगमार्क तकनीकी का। फिर घड़ियालों का प्राकृतिक आवास चंबल में नदी में है, अधिकतम संख्या वहीं पे पाई गई है घड़ियालों का। और भारत में पाई जाने वाली नस्ल जो है खराई ऊँट की विशेषता जो है वो समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक वो तैर सकते हैं, मैंग्रोव की चराई पर जीवित रहते हैं ये। फिर भारत के किस राज्यों में सर्वाधिक मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया, तो वो झारखंड में किया गया था 2005 में 15 नवंबर को। अपना राज्य अपना धन योजना जो है किस राज्य के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था, तो वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। फिर वन्य संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में। फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 में। फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी जो था वो 1992 में पारित किया गया था। ये इस तरह से मेल बनाने के लिए आ जाता है वनडे एग्जामिनेशन में। तो और फिर देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में। फिर जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। तो फिर किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6वीं में रखा गया है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि पौधों की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, मतलब उसको अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइसेंस इशू करवाना होगा। फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, वो तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन्य अनुसंधान संसाधन स्थापित है, तो वो है देहरादून में 1906 में उसे स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
भारतीय वन्य संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया था, तो बांस को हटा दिया गया था। फिर अब बांस का उपयोग जो है वो किसानों के आर्थिक उपयोग के लिए किया जाता है। और चिपको आंदोलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। उसके प्रसिद्ध जो नेता रहे वो सुंदरलाल बहुगुणा है। और एक और लेडीज़ भी थी, उनका नाम हम फॉरगेट नहीं करेंगे, तो वो थी गौरा देवी। शी वॉज वेरी एक्टिव वुमेन इन दिस मूवमेंट, चिपको मूवमेंट में। उनका मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उस डॉक्यूमेंट्री को देखते मुझे मतलब वो एकदम, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को क्लास 6 में देखा था और मुझे अभी तक याद है, उनका चेहरा याद है, वो पूरा मुझे यू कैन से ये पूरा टॉपिक ही मुझे अच्छे से कवर है। तो इस टॉपिक को हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव संरक्षकों को मिलता है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है उसकी स्थापना 1976 में न्यू दिल्ली में की गई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अमृत देवी जो स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वो वन व वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। सेव संगठन का उद्देश्य जो है वो टाइगर का संरक्षण है। सेव को भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। भारत और नेपाल को ने इसे स्टार्ट किया था सेव को, जो कि मतलब टाइगर की संरक्षण में योगदान निभा रहा है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये एक संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता पीएम के द्वारा की जाती है। फिर यहाँ पे संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा जो है वन्य जीव अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए। और फिर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना 1988 में की गई थी और ICAR की इकाई के रूप में इसे झांसी में भी एक मतलब एक ब्रांच खुला हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। फिर WWF जो है उसकी स्थापना के बाद ये इसका प्रतीक जो है वो जॉइंट पांडा हो गया। फिर विश्व वन्य जीव दिवस जो है तो यहाँ पे 3 मार्च को मनाया जाता है। और मियावाकी पद्धति के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना और घरों के आसपास जो है वो खाली स्थानों पे पेड़ लगाना है। ये मियावाकी पद्धति है कि कहीं पे अगर खाली पेड़ मतलब आपकी ज़मीन है आपके घर के आसपास तो आप वहाँ पे पेड़ लगाएं, वहाँ पे वृक्षारोपण करें। फिर वनों का न्यूयॉर्क घोषणा जो है वो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को 2014 में UN जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। इसके तहत 10 लक्ष्य का तय किए गए जिसमें 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन ये काफ़ी आयरनी है। फिर भूटान में कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर वनों को बनाए रखना संवैधानिक प्रावधान है और वर्तमान में 85% है। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे 2020 में ट्री सिटी की मान्यता दी गई, वृक्ष नगर, और यह जो है हैदराबाद को। फिर यह मान्यता जो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एवं हार्बर डी फाउंडेशन द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड जो है उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। मरुस्थलीय वनस्पतियों को मरुद्भूमि और वनस्पति कहते हैं, ज़ेरोफाइट कहते हैं। जो मरुस्थलीय वनस्पति जो रहती है उनको ज़ेरोफाइट कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, यहाँ तक एंड तक देखा, तो प्लीज़ ऐसे ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर गाइज दैट आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आपको कौन सा मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप लोग रिव्यू प्लीज़ दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर।